proton enters a magnetic field. A proton enters a magnetic field of flux density. Magnetic field of flux density 2.5 Tesla with a velocity of 1.5 into 10 की power 7 meter per second at an angle of 30 degree. 10 की पावर 7 at the angle of 30 degree with the field. Find the force on the proton. इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको? वेलोसिटी दी हुई है। टेस्ला सॉरी वेलोसिटी कितनी है? 1.5 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है बी को बोलते हैं, ठीक है? हां बी दे रखा 2.5 टेस्ला ठीक है। एंड देन एंगल दे रखा 30 डिग्री थीटा इज 30 डिग्री। ओके देन बस फाइंड क्या करना है? फोर्स ऑन द प्रोटॉन। ठीक है, इसको जरा एक बार पिक्टोरियल में देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 टेस्ला। ठीक है, अब एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन के पास चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन इतना होता है बट इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, इसका मतलब इसके पास जो Q होगा प्रोटॉन है इसलिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे एक बात बोलेंगे कि वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी दिस एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इससे 30 डिग्री के एंगल पे एक प्रोटॉन मूव कर रहा है। ये सपोज करो पॉजिटिव Q चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, और अगर आपको याद हो मैंने आपको जब लास्ट क्लास में लॉरेंस फोर्स से पहले जो टॉपिक है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो करवाया था, तो आपको बताया गया था कि वहाँ पर जो आपको फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी लेनी है v की, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक, क्योंकि अगर एक वेक्टर है v वेक्टर तो उसका रिजोल्यूशन ऐसे ही होगा, ये आएगा v sin थीटा और ये आएगा v 30 बोले थे बीटा को डाले थे, थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, sin थीटा तो पूरा 90 है ना हमारा, बट आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है उसको चेक करो। इज प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर वेलोसिटी। चेक करो, लिखा हुआ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? F इक्वल्स टू QVB sin 30 थीटा की sin 30 इधर। ओके, तो Q पता है, V पता है, B पता है, sin थीटा इज हाफ। निकाल लो Q कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। V कितना? V इज 1.5 इंटू 10 की पावर 7 इंटू V कितना है 2.5 और 1/2। इसको जब काटोगे देखो 0.8 बचेगा। ठीक है, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.8 इंटू 2.5 ये 3 है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू बच रही है? यहाँ पे -19 प्लस 7 देखो 58 जा कितना होता है? 58 जा कितना होता है? 120। ठीक, इसका मतलब ये 1.2 हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 1.2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -12 ये बच गया। लास्ट में देखो 1.2 इंटू 2.5 25 6 जा कितना होता है? 150 होता है। 150 होता है, 12 जा करोगे 300 हो जाएगा। यहाँ पे कितने पॉइंट्स है? 1 और 2, तो कितना हो गया? 3 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन फोर्स निकाल दो। ये क्वेश्चन बस चेक करो, क्वेश्चन में लिखा क्या है, फोर्स निकाल। तो हमने चार्ज ये जो प्रोटॉन का लिया है, प्रोटॉन में कितना चार्ज? हाँ यही 1.2 न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन है
माइनस का लेते हैं। माइनस। बस फिर क्या होता है यहाँ पे माइनस का साइन आता है और इसका मतलब क्या है, तो आप फिर फोर्स यहाँ पे डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन में माइनस 19 होता है ना, प्रोटॉन में भी माइनस 19 होता है, n की में पावर चार्ज सेम होता है कोई प्लस और माइनस। यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है कि जो डायरेक्शन प्रोटॉन की आ रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी। अब बात करते हैं जरा इसकी बात करेंगे डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बी से बी की तरफ वेरी गुड। परपेंडिकुलर। भूल गए ना लेफ्ट हैंड यूज करना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अच्छा बी से बी की तरफ नहीं, अच्छा वो वाला फ्लेमिंग रूल। So this is वो field, फादर मदर वाला। this is field, this is velocity। ठीक है, फोर्स फोर्स तो Force। कम था ना। इससे निकालो। हाँ फादर मदर साइड। ठीक है, so this is field। ठीक है, this is perpendicular velocity। देखो मेरा जो b है वो अभी b की डायरेक्शन में है, b रखना है इस तरीके से कि वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में है। इधर गया, अंदर की तरफ इनवर्ट। इन दोनों के परपेंडिकुलर तो आएगा। ठीक है, और लिख लो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इनवर्ट। सो आंसर इज 3 into 10 की पावर -12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an alpha particle is projected vertically। कितने हो गए इस टॉपिक में? An alpha particle is projected vertically upward with speed of 3 into 10 की power 4 kilometer per second in the region 3 into 10 की पावर -1 या 4 4 kilometer per second इन in a region where magnetic field of magnitude 1.0 Tesla exists in the direction south to north find the magnetic force that acts on the particle। Find the value of magnetic force that acts on the particle। छतरी तोड़ूंगा। मेरे को क्या बोलना, चलो तो ऐसे ही आता है। चलो हो गया। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको डायरेक्शन दी हुई है तो बात कर लेते हैं जरा नॉर्थ या साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बीच में एक लाइन मिलेगी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है, अगर आप बात करें हम लोग अगर ये सपोज करो इसको ऐसे रख दो, बोर्ड ऐसे है, ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ आ रही होगी अंदर की तरफ। ठीक है, और बोला गया है कि जो पार्टिकल है वो अपवर्ड प्रोजेक्टेड किया गया अपवर्ड। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ऐसे तो ये आपकी देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये आपकी वेलोसिटी हो गई जो कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स निकालने की। देखो अब अगर क्या इसमें मेरे को इसमें मेरे को वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली बी के साथ 90 डिग्री बना हुआ है। बी इज इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट्स प्रोजेक्टेड अप वर्टिकली अपवर्ड। दोनों में एंगल कितना है, बी और बी। आपको कंपोनेंट कौन सा चाहिए, अभी आपने पीछे पढ़ा कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है अभी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऑब्वियस सी बात है ये पहली परपेंडिकुलर है तो आप उसे रिजॉल्व करो। ठीक है, ओके।
इसके हिसाब से ही वर्टिकली अपवर्ड आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब फील्ड मेरी इधर है, ठीक है, फील्ड ऐसे है मेरी। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, फोर्स किधर आएगा, फोर्स हमारा बाहर की तरफ क्योंकि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी करंट, ठीक है, वेलोसिटी करंट, तो ये आपका हो गया। तो इसके हिसाब से बताओ किधर आएगा, इधर आएगा, वेस्ट की तरफ आएगा, ठीक है। और ये डॉट बना गया, इसका मतलब वेलोसिटी इज अपवर्ड, ठीक है। तो आपको फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, F=q_E_B sin थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, बिकॉज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो साइन थीटा इज 90 डिग्री, सो QVB रह जाएगा, sin 90 इज 1, क्योंकि अब पार्टिकल कौन सा दिया हुआ क्वेश्चन में, अल्फा का मतलब 2e चार्ज, बट पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव 2e, इसका मतलब Q हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁻⁹ × 1.6, ठीक है। V कितना दिया हुआ है, पार्टिकल अपवर्ड हुआ प्रोजेक्ट कितने हैं, 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब 3 × तो मीटर में 10⁻⁷ किलोमीटर को मीटर पकड़ो, 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। B कितना, 1.0, तो मतलब 1 ही होगा, तो ये रह गया 2 3 का 6, 6 × 16 96, ये हो गया 9.6 × 10⁻⁻12 टेस्ला इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, ये टूवर्ड्स वेस्ट। नोट करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, an electron is moving northwards north की तरफ with the velocity of 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, in a uniform magnetic field of 10 Tesla directed eastwards, find the magnitude and the direction of force, find the magnitude and the direction of force। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला गया एक पार्टिकल है देखिए मूव कर रहा है, या हाँ कहाँ की तरफ, northward Northward. 3 × 10⁻⁷ नॉर्थवर्ड विद वेलोसिटी 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यूनिफॉर्म in the direction of eastward, so this is magnetic field of eastward, यहाँ पे कहीं आएगा ये नॉर्थ होगा, ठीक है। अब बात करें इससे आगे क्या दिया होगा, इसके आगे हमें दे रखा था फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके। सो अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म, जब तक स्पेसिफिकली आपको बोला नहीं जाता कि
कोई और पार्टिकल है, मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल है या प्रोटॉन है, तब तक तो आप नॉर्मल वेलोसिटी लेते हो। बट जब बात करें इलेक्ट्रॉन की, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आप डायरेक्शन कौन सी लेते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन मीन्स विच इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। और जो जितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी उतनी वेलोसिटी करंट की होगी। इसका मतलब जो, और अब जो रूल पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा रूल? कंपोनेंट वाला नहीं, जो रूल हम लोगों ने पढ़ा फ्लेमिंग रूल, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो आपको लेना किस हिसाब से? करंट के हिसाब से। सिर्फ ये केस किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द ओनली पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। और फ्लेमिंग में स्पेसिफिकली बोला गया कि आपको करंट की डायरेक्शन लेनी होती है, क्योंकि बाकी कोई पार्टिकल जो है वो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो इसलिए आप ऐसा बोल नहीं सकते। तो सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे, इसमें कुछ नहीं रहेगा। देखो बी आपका हो जाएगा 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बात करेंगे एफ की, तो क्यू वी बी, देखो दोनों 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो साइन 90 इज 1, क्यू वी भी आएगा, क्यू 1.6 × 10⁻, सॉरी -19, सॉरी। वी कितना है और बी कितना? 10, अभी तो कुछ भी नहीं रहेगा। 4.8 × 10⁻, देखो यहाँ पर हो जाएगा 8, हो जाएगा माइनस का 11 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। नोट कर लो इसको। आप लोग मुझे बता रहे थे ना कि शायद साइक्लोट्रॉन हटा दिया सिलेबस में, तो कुछ पढ़ा है साइक्लोट्रॉन नाम का कोई वर्ड पढ़ा? सिलेबस देखा था? मैंने बुक में टिक कर रखा है जो भी पार्ट है। कोई बात नहीं, साइक्लोट्रॉन एक अच्छा टॉपिक है पढ़ाने के लिए, मजा आएगा। आप पढ़ाओगे? आपको ये बुरा था मैं कुछ नहीं सुनाने वाला, जब मैंने सिर्फ देखा नहीं, तो फायदा नहीं है कुछ। देखने का फायदा जब इंटरेस्ट लो की इफेक्ट ना हो। डन, लिख लो। वर्क डन बाय अ magnetic force on a charged particle. Work done by a magnetic force on a charged particle. ठीक है, पहले वाले के बस यही ना मैंने। इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है मेरे को, इसमें ज़्यादा कुछ खास, बहुत काफ़ी 3-4 हो गए ना, बहुत है। ठीक है, टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स होना चार्ज चलो देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल है और अगर उस वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैं को बता दूं ये होता है 0। क्या? वर्क डन मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई काम नहीं करता। मतलब इफ यू विल कैलकुलेट द फोर्स और द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, इट कम्स आउट टू बी 0। इसी बात को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। और आपको याद है आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा 11th क्लास में, वो क्या कहता है? dW is equal to
हम लोग अब ये प्रूफ कर देंगे। यही बात। आप ये देखोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है अगर वो कांस्टेंट आ जाए सपोज करो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अगर हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की d of k by dt is 0, then it means because change in kinetic energy is equals to work done, it means work done will be, हम लोग यही प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके। अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज q है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और जिस एरिया में मूव कर रहा है, जिस रीजन में मूव कर रहा है उसका काइनेटिक फील्ड है b, तो फोर्स कितना होगा? पढ़ चुके हो आप अभी कुछ? ठीक है, फोर्स का एक फॉर्मूला और होता है, तो कोई पार्टिकल है तो उसका कोई ना कुछ मास जरूर होगा, दैट विल बी ma। वेलोसिटी आएगी अगर कांस्टेंट नहीं तो लगातार चेंज होगा, इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हो? नोट करो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? देखो आप ना इस क्वांटिटी को यहाँ पर बेसिकली आप फोर्स को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? m dv by dt डॉट v। ठीक है, एक स्टेप लिखना पड़ेगा ना, समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकंड, क्या किया हुआ है? चलो भाई, ऐसे नहीं करें, एक सेकंड। चलो एक काम करते हैं, इसको जरा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या होगा? m/2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 2 dv by dt डॉट v हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, क्योंकि आप एक काम तो नहीं कर सकते, आपको दोनों करना। ठीक है, ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो आप इसको लिख सकते हो m/2 dv by dt डॉट v। देखो a डॉट b करो या b डॉट a करो, एक ही बात है, बिकॉज दोनों का दोनों आंसर a b क्रॉस होता है, बट क्रॉस में ऐसा नहीं होता, क्रॉस में डायरेक्शन उल्टी जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो b डॉट dv by dt। ठीक है, ये आपने दो बार लिखा है। 2 a को कर सकते हो a प्लस n, ये तो यहाँ पर 2 दिस है, दिस प्लस दिस, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो खाली dv by dt के आगे 2 लगा है ना, ये तो सब हो गया। देखिए सर, 2ab के आगे सिर्फ a के आगे 2 होता है। सर लिखो इसको, ठीक है। देखो सपोज करो आपके पास यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टूल पता है? डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट टूल पढ़ा नहीं पढ़ा? प्रोडक्ट टूल डिफरेंशिएशन का 6th चैप्टर पढ़ा है मैथ्स का? थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा, अगर थोड़ा ही पढ़ा तो प्रोडक्ट टूल पढ़ा होगा। देखो क्या होता है, सपोज करो ए बी ये दो फंक्शन है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है?
पहले आप ए का करते हो, फिर हाँ, बी ये को ऐसे ही रखते हो, फिर आप बी का करते हो और ए को ऐसे ही रखते हो। ये रूल है। ये कच्चा प्रोडक्ट। हाँ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, अब सेम से देखो, अगर मैं बोलूँगा मेरे पास v डॉट बी है, सपोज करो दो टर्म्स है v डॉट बी, इसका जब करूँगा तो क्या बनेगा, dv बाई डी टी डॉट v b टाइम्स dv बाई डी टी। हाँ, ये मैं लिख सकता हूँ क्या, d बाय डी टी ऑफ v डॉट v। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। m इज अ कांस्टेंट नंबर, m बाई टू इज अ कांस्टेंट नंबर। अब v और v देखो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, देखो वेलोसिटी दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, और v और v का मतलब हो गया v cos थीटा, और दोनों सेम में है, इसका मतलब दोनों के दोनों पैरेलल है। पैरेलल में एंगल कितना बनता है, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v डॉट v का मतलब हो गया इट्स v cos 0 डिग्री, तो दोनों के दोनों सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ मैं, m बाय टू v स्क्वायर d बाई डी टी, बिकॉज m इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक बात देखो, यहाँ मैंने इस फर्स्ट स्टेप में क्या किया, क्योंकि ये किया है इसमें कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए, ऐसा क्यों किया। देखो f और v बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एफ वी कॉस 90, ये तो समझा रहा हूँ, एफ वी कॉस 90 इज 0 बिकॉज कॉस 90 इज 0। ठीक है, एफ डॉट वी 0 हो गया, इसका मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, और ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर क्या होती है, हाफ एम स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है, इसका मतलब it means there will be no work done by magnetic force on a charged particle in a magnetic field। ये important है, ये थ्योरम एग्जाम में आती है बहुत। हाँ, मैं बताऊँ आपको इसमें कौन सा समझ में नहीं आया। ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको f की वैल्यू पता है, q इंटू वी क्रॉस v होता है, फिर उसके बाद आपको एक और वैल्यू पता है f की m इंटू डी बाई डी टी। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे f डॉट v किया, f डॉट v क्यों किया है, क्योंकि आपको ये पता है दोनों के दोनों बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड दोनों दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए f भी cos 90 हो जाएगा, इसलिए f डॉट v हो गया 0। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो m डी बाई डी टी डॉट v। ठीक है, अब मैंने ऊपर नीचे क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब m बाय 2 हो गया ये, और देखो इस 2 को नहीं दे। अब यहाँ पे देखो ये टर्म जो इसको मैंने 2 बार लिख लिया, और मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल इन दोनों का डिफरेंशिएशन, आप मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये लिखा है देखो ऊपर में बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री इज 1, m बाय 2 दिस इज v स्क्वायर। अब ये भी एक कांस्टेंट है, v स्क्वायर भी एक नंबर है, तो पूरे को मैंने अंदर लिख लिया, और यहाँ से देखो हमको पता लग रहा है कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, इसका मतलब दिस होल क्वांटिटी विल बी 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0। नोट कर लो इसको। ओके, लिख लो लास्ट में, does a magnetic force does not change, a magnetic force does not change
the kinetic energy of the charged particle. This indicates the speed of particle does not change. Speed of particle does not change. Therefore, the work done by work energy theorem. क्या? The work done बाय work energy theorem is 0. ठीक है, ये पूरे का पूरा टॉपिक एग्जाम में आता है। प्रूफ करने को आता है किसी चार्ज पार्टिकल को वर्क डन जो है बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है एग्जाम में पूरे का पूरा। जैसे 11th क्लास में आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो एग्जाम में पूरी की पूरी आती है एज इट इज, ऐसे ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा हो गया आपको लोग हो सकता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो ये हम बात किस बारे में कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं। अब जो है ना आपको थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि आप ये देख पाओगे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स में कैसे मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज कैसे बिहेव करेगा, चार्ज कैसे मूव करेगा। अब तो आपको कुछ नहीं पता कि देखो बहुत तरीके की शेप होती है। सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक मूव कर रहा है, हो सकता है एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाए, हो सकता है एक चार्ज पार्टिकल हेलिक्स, हो सकता है हेलिक्स पता क्या होगा, स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग टोर्नेडो जिसको आपने बोला था उसको ऐसे घूमे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको अलग अलग केसेस और ये अच्छा टॉपिक है। देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल by magnetic force in a uniform magnetic field. ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो इसके डिपेंड करते हैं, देखो अब इसके डिपेंड करते हैं बहुत सारे केसेस हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। साइन थीटा ठीक है, इसका मतलब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइन थीटा के ऊपर। ठीक है, तो पहला केस लिखो, व्हेन चार्ज पार्टिकल has initial velocity parallel to magnetic field, चलो अब एक यहाँ पे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी देखो क्या बोला है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अब एंगल कितना बनेगा, 0। इसका मतलब एफ क्या हो गया, बिकॉज साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक है, इस अब देखो इससे आप रिजल्ट क्या निकालते हो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो कैसे मूव करेगा, जैसे उसने स्टार्ट किया था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। तो लिख लो इसको, द कॉन्सिक्वेंस इज द चार्ज पार्टिकल will continue to move along the line of force,
जैसे उसने स्टार्ट किया वैसे ही वो आगे मूव करता रहेगा। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना होने का क्या मतलब होता है वर्क डन नहीं होगा। नहीं बट वर्क डन को आप कब बोलते हो? जैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज कब होती है? जब या तो देखो पार्टिकल का मास चेंज हो जाए फिर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज, बिकॉज हाफ एंगल का दो चीज पे डिपेंड करता है, मास पे, और मास बहुत कम वेरी होता है बट वेलोसिटी वेरी होती है। हो सकता है या तो वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही या तो मास वेरी नहीं कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज ना होने के ज़्यादा चांसेस किसमें? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज मतलब क्या है कि जैसे उसने पार्टिकल स्टार्ट किया मूव करना, फोर्स नहीं लग रहा, तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा और सेम मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगा। ये नहीं है कि पहले तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या होगा? वर्क डन होगा, वर्क डन होगा इसका मतलब फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन भी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड केस। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज perpendicular to magnetic field. ठीक है, आप सपोज करना ये एक प्लेन है। ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड है, मतलब प्लेन में जा रही है। ठीक है, अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये अंदर, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट। तो अभी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से कैसी है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा? क्यू बी, बी। ठीक है, इसका मतलब क्या? क्यू बी एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि आपने अगर एक बार शुरू कर दिया कोई पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ सारे के सारे केसेस, तो बी सेम रहेगा। बात करें क्यू की, क्यू इज अ फिक्स क्वांटिटी, बिकॉज एक चार्ज पार्टिकल के पास नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ चार्ज से फिक्स ही रहेगा। बात करें अगर वी चेंज होगा, वी अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। इसका काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब क्या करना पड़ेगा उसको? इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पे जो केस आने वाला है वो आने वाला है सर्कुलर मोशन। अगर आप याद हो आपको 11th क्लास का टॉपिक सर्कुलर मोशन, उसके अंदर एक बात होती है कि फोर्स हमेशा बराबर लगता है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। तो उसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पे बराबर लगता है बट लगातार उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, जिससे आप बोलते हो कि एक्सेलरेशन आ रहा है इसके पास, इसलिए फोर्स लग रहा है। तो ये एक फिक्स क्वांटिटी है, और जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो चार्ज पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा? तो इसका मतलब इसके बाद वो कहाँ जाएगा? ऐसे वो यहाँ पे बात करूँ वो तो उसकी जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ, ठीक है। ओके, अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये तो बात पक्की है। और इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो बराबर होना चाहिए दिस फोर्स ड्यू, या इसको बोल सकते हो मैग्नेटिक फोर्स के होना चाहिए लॉजिकली। तब अगर एक बार बताओ, अगर
फोर्स लगातार कांस्टेंट ना लगे तो वो सर्कल में मूव नहीं कर पाएगा। कई बार वो बाहर निकल जाए, कई बार वो अंदर चला जाएगा अगर वो फोर्स कांस्टेंट ना हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पता नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं होती। सपोज करो इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है r, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो रेडियस तो r ही होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। फॉर्मूला होता है mv²/r, f सेंट्रीपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जो mv²/r है वो बराबर होना चाहिए qv v के। एक देखो v से v कट रहा है, आपको पता करना है कि जो सेंट्रीपिटल मोशन होगा उसका रेडियस क्या है। ठीक है, तो r क्या आ जाएगा यहाँ से? नोट करो इसको, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डेरिवेशन आती है इसकी। ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल के पास कितनी रेडियस होगी, जो जिस हिसाब से वो मूव करेगा सर्कल में, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उस चार्ज पार्टिकल को आपने कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बाद एक चीज़ और होती है जिसका नाम है टाइम पीरियड, क्योंकि अगर वो एक पीरियोडिक मोशन है तो वो पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पे मूव करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। बात करें टाइम पीरियड की, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, 9th क्लास का फॉर्मूला। टाइम का स्पीड अपॉन में टाइम का। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन मूव करती है उसका डिस्टेंस कितना होगा? फिर सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई बेसिस r और अपॉन में b। r की वैल्यू क्या आई थी? r की वैल्यू हमारी थी mv/qb। mv/qb, इसका मतलब t जो है टाइम पीरियड वो क्या हो गया? 2 पाई अपॉन b इंटू mv/qb। mv/qb, तो t की वैल्यू हो गई 2 पाई। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जितने निकलवाए हैं r का और ये t का। ये इसी का आगे दो चुप्पा लिखना नहीं है। टाइम पीरियड, ये थर्ड पॉइंट है। ये सारा सेकंड पॉइंट पे चल रहा है सबसे। ठीक है, डन। चलो, अब आपको ये पता है कि देखो अगर टाइम पीरियड होगा तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी होगी, बिकॉज फिक्स टाइम पीरियड का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल लगातार ऐसे 1 सेकंड में कितनी बार साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, इसको आप fc बोल दो, ये स्मॉल f है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला 1/t होता है। t कितना है? 2 पाई qb अपॉन 2 पाई। qb अपॉन में 2 पाई m। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। तो अब तक हम 2 केस देख चुके हैं। पहला, अगर इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। परपेंडिकुलर मूव करेगी तो क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन करेगा, और अगर वेलोसिटी और वो सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा? जैसी वो चल रही है वैसी वो चलता रहेगा। ठीक है, थर्ड केस लिखो। देखो आपने 90 डिग्री पे पढ़ लिया, आपने 0 डिग्री पे पढ़ लिया, आपको बीच में एंगल रह गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, इफ वेलोसिटी मेक्स एन
arbitrary angle. Velocity makes any arbitrary angle with ये इसका थर्ड केस, ठीक है। सपोज करो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, फिर जरूर करूँगा आपको समझाना। चलो मान लेते हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बन रहा है, वेलोसिटी एक पार्टिकल जो कि बुक कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एंगल बनाना, थीटा इज द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्योंकि आप 0 और 90 में पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर ये थीटा था, यहाँ पे देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा इधर की तरफ v cos थीटा और एक होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, v क्रॉस b, b पे हाथ रखो, v क्रॉस b करो, फोर्स की डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, नीचे आउटवर्ड बाहर की तरफ, v क्रॉस, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए बनाया था, समझ थोड़ा कुछ ऐसे बनाना मेरी तरफ, ठीक है। तो ये हो गया, तो उसकी फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ओके। देखो ये हो गया, सपोज करो z एक्सिस, ठीक है, और सपोज करो ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। बता रहा हूँ, ये हो गया y एक्सिस। इसको थोड़ा सा और नीचे बना सकते हो तो सही रहेगा समझाने के लिए, कि आपको ना प्लेन दिखने चाहिए y एक्सिस, ठीक है। देखो ये ना ये v कौन से प्लेन पे, पहले मेरे को ये बताओ, v जो है ये कौन से प्लेन पे, x तो ये है ना, z y x, क्यों आएगा z के बराबर। देखो ये आपका सपोज करो b है, ठीक है, ये आपका y है, ठीक है, दिस इज b, दिस इज y, ये कुछ ऐसे है, इधर z आपका इधर है ऐसे, ये कौन से प्लेन पे हो गया, दिस और दिस प्लेन के ऊपर, नहीं मैं बोल रहा हूँ ये कौन से प्लेन पे लाई करता है, जैसे आपको बोला जा रहा था ये x है और ये y, इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी x y प्लेन पे है। तो सेम तरीके से देखो, जैसे ये आपका b है, ये आपका y है, और एक एंगल बना रहा है ये b से कितने डिग्री पे, थीटा पे, तो और ये आपका z है, सॉरी ये आपका फोर्स है x। तो अब देखो ये कौन से प्लेन पे आ रहा है, ये अब आपको वेलोसिटी कौन से प्लेन पे देखी, जैसे यहाँ देखा वेलोसिटी कौन से प्लेन पे थी, y x, अच्छा, तो ये कौन से प्लेन पे, Z फोर्स और y प्लेन पे, अच्छा हाँ, ये बाहर की तरफ है। ठीक है। तो क्या हुआ है, मैंने इसको दो कंपोनेंट तोड़े इस तरीके से ये ऐसे था, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा b के ऊपर और एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ओके। सो ठीक है, प्लेन को समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, बी के ऊपर, और तो इन शॉर्ट ये कौन से एक्सिस पे है, ये कौन से प्लेन पे है, ठीक है। आप देखो आपके पास दो कंपोनेंट है, एक है बी पैरेलल जिसको आप बोलते हो बी, क्योंकि वो बी के साथ पैरेलल है। यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट आएगा बी का जो कि बी कॉस थीटा है, वो बी के साथ कैसा है, पैरेलल में, इसलिए उसको बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर बोलते हैं, बी नोट करो इसको।
ठीक है, अब आप एक बात देखो, लास्ट जो भी केस करा उसके अंदर आपने आर निकाला है, आर कितना है? R is equal to 2B upon 1/MB upon BC। बट यहाँ पे जो बी है वो कौन सा बी लिया था आपने? मैग्नेटिक निकाला। परपेंडिकुलर वाला। अच्छा B Perpendicular। बीच में परपेंडिकुलर वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? एम बी साइन थीटा अपॉन में, ठीक है। What is the R? R is the radius of the circle, ठीक है। अब एक बात याद रखना, टाइम पीरियड निकाल सकते हो 2 पाई आर अपॉन में। टाइम पीरियड तो निकाल लिया था हमने। बच्चे इस केस का है, इस केस का थर्ड केस का ठीक है। 2 पाई अपॉन में बी क्या हो जाएगा? 2 पाई मतलब 2 पाई आर, आर इज द एम बी साइन थीटा अपॉन में QB b sin theta into qb because v is the b perpendicular here also। ठीक है। तो v से v कट हो गया, क्या रह गया? 2 पाई m by में qb। एक इम्पोर्टेंट बात है कि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता थीटा के ऊपर, बट r डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। ठीक है। तो इसके पास बेसिकली 2 मूवमेंट्स होंगी। पहला क्या, एक सेकंड हो गया, लिखिए। लास्ट केस हम लोगों ने क्या देखा है कि जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें इस केस में क्या होगा, इस केस में वो ऐसे सर्कल मूव करेगा बट ऐसे मूव करेगा। स्प्रिंग की तरह। सर्कल ही है, नीचे चूड़ी के ऊपर चूड़ी 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 सेम रेडियस के, बट 2 मूवमेंट होंगे। एक तो वो सर्कल ही मूव करेगा, साथ में वो ऊपर भी जाएगा। इसको बोलते हैं हेलिक्स, इस शेप को बोलते हैं हेलिक्स। तो हम लोगों ने 3 सिनारियो देखे, 3 ही केस होते हैं इसके। पहला केस है अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड साथ में ट्रेवल करे, सेम डायरेक्शन ट्रेवल करे, तो जैसे वो चल रहा है वैसे चलता रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में। या फिर देखो इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर सपोज करो वो 180 डिग्री पे हो तब भी क्या होगा? 0 स्ट्रेट लाइन में चलेगा। बात करेंगे दूसरे केस की, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर चले तो सर्कल मोशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। तीसरा केस है अगर वो किसी भी एंगल पे हो बिटवीन थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 180, ठीक है, 120, 45 और एनी एंगल 60, 60 एनी। तो उससे उस केस में क्या होगा? और वो हेलिक्स किस तरीके से काम करेगा, जितना बेसिकली वो थीटा पे डिपेंड करेगा कि उसका रेडियस क्या, बिकॉज आर के फॉर्मूले में थीटा आ रहा है, एम बी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में केस निकालने के लिए आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस बहुत है। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक कवर कर देंगे, ठीक है। चलो ये चैप्टर तो अभी तो बहुत है। थोड़ा सा लगेगा, चैप्टर 2 क्लास में फिर ये वाला चैप्टर का भी टेस्ट। हल्को थोड़ा सा। चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो वेलोसिटी सिलेक्ट करो। अभी पहले थ्योरी के टेस्ट ले लेना। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब साथ में चलेगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर की। देखो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, देखो सपोज करो आपका ना मन है ये करने का, सपोज करो आपका मोटिव क्या है ये देखो। मान लो मैंने चार्ज पार्टिकल यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे ना एक होल है, तो ये एक होल है और मेरा मन है कि ये चार्ज पार्टिकल में हाथ न लगाऊं लेकिन अपने आप घूम के इसी होल में गिरे। कैसे कर सकते हो आप? आपको क्या मालूम है? कि ये चार्ज पार्टिकल अपने आप आके इस होल में गिरे। बिना मांगे है। मैग्नेटिक फील्ड है, अपने आप मूव करेगा, चार्ज का मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, पड़ चुके हो पीछे। तो बिना कुछ करे आपने क्या करना, आपका मन है कि ये क्या करे, होल में गिरे। यही प्रिंसिपल आगे के काम करेगा साइक्लोट्रॉन में। होता क्या, हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं इतना ज़्यादा कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके गिरता है और यहाँ से बीम निकलती है। लेजर देखिए, लेजर में चार्ज पार्टिकल से रोटेट कर रहे हो तो बार बार इतने तरीके से रोटेट करते हैं कि जितनी एनर्जी चाहिए वो उस पर्टिकुलर होल पे आके लगनी चाहिए। अगर उस होल पे लगेगा तो उस चार्ज पार्टिकल की उतनी एनर्जी होगी
और वो उतनी एनर्जी का पार्टिकल बाहर निकाल देगा। तो सेम काम करना है। तो आपको क्या करना है, आपका जो चार्ज पार्टिकल वो कैसे मूव करता है, देखो अगर ये मान लो परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे क्लोज्ड है, यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो वो ऐसे रोटेट होगा, सर्कल मूव करेगा। तो हमको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आर की वैल्यू चाहिए, बिकॉज दैट विल बी एम बी बाय में 2b तो पर्टिकुलर v चाहिए हमको, ताकि वो 2 पाई r के हिसाब से रेडियस उतना ही बनाए, ताकि वो होल के अंदर आके गिरे। मान लो मैंने वेलोसिटी कम किया तो क्या होगा, वो छोटा r बनाएगा, वो यहाँ गिर जाएगा, बड़ा बनाया तो वो यहाँ गिर जाएगा। एक पर्टिकुलर r चाहिए ना हमको। तो साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल के लिए ऐसे तरीके से काम करना है। मतलब क्या है, हम लोग पर्टिकुलर वेलोसिटी निकालेंगे। बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, कुछ वैल्यूज चाहिए फिक्स, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर का काम जो होता है कि आपको ये बताता है कि आपको कोई अगर काम करना है तो उस काम के लिए पर्टिकुलर आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए, वो आपको उतनी वेलोसिटी ला के देगा, ठीक है। लिखो जरा इसकी डेफिनेशन। Such an arrangement that can be used to select the charge particles of particular velocity out of a beam in which particle is moving with different speeds these arrangements are called velocity selector और velocity filter। वेलोसिटी फिल्टर यही सेम सिनेरियो यूज किया गया था बाय जेजे थॉमसन। फिल्टर बोलो, फिल्टर ठीक है, ये सेम सिनेरियो यूज किया गया था बाय जेजे थॉमसन। याद है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या अभी आप आगे जाकर पढ़ोगे फिजिक्स में, जो उसने मास अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाला था, ये कहीं ना कहीं देखा होगा, ये तो निकाला था, याद होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो यही किया गया है ताकि ये निकाला जा सके, ठीक है। तो इसमें करते क्या, देखो हम लोग, हमारे पास एक रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से एक बीम आ रही है, मतलब एक लाइट बीम आएगी, देखो यहाँ से दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपके दो एंड्स लगे जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। सपोज करो यहाँ से यहाँ, रेड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ब्लू ब्लैक वन इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, आपने चार्ज पार्टिकल भेजे, ठीक है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पहुंचे, यहाँ तक तो कोई मूवमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से मूव करेंगे मूव, क्योंकि मोशन है, चार्ज पार्टिकल अलग अलग है, ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंटरनल है, बच्चा इनवर्ड है, और उसके अलावा इसका मतलब हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए। तो सेकंड केस क्या पढ़ा हम लोगों ने कि वो आपस में, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो देखो ये रिफ्लेक्ट होंगे और इस तरीके से होंगे। देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो ई भी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बी भी है। बी का काम है कि वो इसको ऊपर की तरफ मोड़ रहा है और ई का काम है वो इसको यहाँ की तरफ मोड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम है, अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये बिना डिफ्लेक्टर सीधा निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से काम करो कि आपको क्या करना पड़े, डिफ्लेक्ट ना हो, ताकि जो आपने बीम भेजी है यहाँ से वो बीम डायरेक्टली आगे पास कर दे। तो उसके लिए क्या कंडीशन क्या है, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इक्वल टू फोर्स ड्यू टू
मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पता है देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्यू इज साइन थीटा, साइन थीटा थीटा इज 90 डिग्री, इट मींस साइन थीटा इज 1। तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू भी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और चार्ज पार्टिकल है क्यू, तो ई क्यू हो गया फोर्स। सो क्यू से आप क्यू काट दो, आपको बी पता लग गया, ई बाय जितनी वेलोसिटी का आपको चाहिए, हाँ उस हिसाब से आप काम करो कि आपकी वेलोसिटी, तो आप ई उतना रखो बी उतना रखो ताकि आपकी जो डिजायरेबल वेलोसिटी है वो आपको मिल सके। तो ये आपका सिनेरियो यहाँ पे खत्म होता है। इसी चीज को आगे यूज करेंगे और द स्टडी ऑफ साइक्लोट्रॉनिक। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा साइक्लोट्रॉनिक। यहाँ पे आज की क्लास खत्म होती है। डालिए ये वाला क्या होता है हाँ तो सिलेक्टर एग्जाम में है तो ये डायग्राम बना के है ना लिखना, फॉर गेटिंग an undeflected beam you need to satisfy this condition. The force due to electric field must be equal to the force due to magnetic field, and the value of the magnetic force is this and value of electric force is this. ठीक है, एग्जाम में आता है और इसी का प्रिंसिपल यूज करेंगे हम लोग साइक्लोट्रॉन के लिए आगे नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे। फोन किया फोन नहीं चलो वही रह गया। ऐसी हाइट इतनी लंबी और फोल्ड करोगे तो जीन्स की तरफ जितनी खरीदनी पड़ेगी। क्या हो गया आफ्टरनून? चलो एक काम करते हैं, इसको जरा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो क्या होगा, m/2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 2 dv/dt डॉट v हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, क्योंकि आप एक काम तो नहीं कर सकते, आपको दोनों करना, ठीक है? ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आप इसको लिख सकते हो m/2 dv/dt डॉट v। देखो a डॉट b करो या b डॉट a करो, एक ही बात है, बिकॉज दोनों के दोनों आंसर a b क्रॉस होता है, बट क्रॉस में ऐसा नहीं होता, क्रॉस में डायरेक्शन उल्टी जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो b डॉट dv/dt ठीक है? ये आपने दो बार लिखा है। 2 a को कर सकते हो, a प्लस a मेरे को यहाँ पर 2 दिस है, दिस प्लस दिस, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो खाली dv/dt के आगे 2 लगा ना, ये तो सब हो गया। देखिए सर 2ab के आगे सिर्फ a के आगे 2 होता है। सर लिखो इसको, ठीक है? देखो सपोज करो आपके पास यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टूल पता है, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट टूल पढ़ा नहीं पढ़ा? प्रोडक्ट टूल डिफरेंशिएशन 6th चैप्टर पढ़ा है मैथ्स का? थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा, अगर थोड़ा ही पढ़ा तो प्रोडक्ट टूल पढ़ा होगा। देखो क्या होता है, सपोज करो ए बी ये दो फंक्शन है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, पहले आप ए का करते हो, फिर बी को ऐसे ही रखते हो, फिर आप बी का करते हो और ए को ऐसे ही रखते हो, ये रूल है। हाँ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, अब सेम चले देखो, अगर मैं बोलूँगा मेरे पास v डॉट v है, सपोज करो दो टर्म्स है v डॉट v, इसका जब करूँगा तो क्या बनेगा, dv/dt डॉट v b टाइम्स dv/dt। हाँ, ये मैं लिख सकता हूँ क्या, d/dt ऑफ v डॉट v।
ठीक है, ठीक है। m इज अ कांस्टेंट नंबर, m/2 इज अ कांस्टेंट नंबर। अब v और v देखो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, देखो वेलोसिटी दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, और v और v का मतलब हो गया v cos थीटा, और दोनों सेम में है, इसका मतलब दोनों के दोनों पैरेलल है। पैरेलल में एंगल कितना बनता है? 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? v डॉट v का मतलब हो गया इट्स v cos 0 डिग्री, तो दोनों के दोनों सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ मैं, m/2 v स्क्वायर d/dt, बिकॉज m इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बात देखो, यहाँ मैंने इस फर्स्ट स्टेप में क्या किया, क्योंकि ये किया है इसमें कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए। ऐसा क्यों किया? देखो f और v बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ fv cos 90, ये तो समझा रहा हूँ, fv cos 90 इज 0 बिकॉज cos 90 इज 0। ठीक है, f डॉट भी 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, और ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर क्या होती है, हाफ एम स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है, इसका मतलब it means there will be no work done by magnetic force on a charged particle in a magnetic field। ये इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम एग्जाम में आती है बहुत। आप मेरे को तो आपको इसमें कौन सा समझ में नहीं आया? ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको f की वैल्यू पता है, q इंटू वी क्रॉस v होता है, फिर उसके बाद आपको एक और वैल्यू पता है f की m इंटू dv/dt। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे f डॉट v किया। f डॉट v क्यों किया है? क्योंकि आपको ये पता है दोनों के दोनों बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड दोनों दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए f भी cos 90 हो जाएगा, इसलिए f डॉट v हो गया 0। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो m dv/dt डॉट v। ठीक है, अब मैंने ऊपर नीचे क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब m/2 हो गया ये, और देखो इस 2 को नहीं दे। अब यहाँ पे देखो ये टर्म जो इसको मैंने 2 बार लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल इन दोनों का डिफरेंशिएशन, आप मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये लिखा है देखो ऊपर रूल बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री इज 1। m/2 दिस इज v स्क्वायर। अब ये भी एक कांस्टेंट है, v स्क्वायर भी एक नंबर है, तो पूरे को मैंने अंदर लिख लिया। और यहाँ से देखो हमको पता लग रहा है कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। इसका मतलब दिस होल क्वांटिटी विल बी 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। नोट कर लो इसको। ओके, लिख लो लास्ट में, does a magnetic force does not change, a magnetic force does not change the kinetic energy of the charged particle. This indicates the speed of particle does not change, speed of particle does not change, therefore the work done by work energy theorem, the work done by work energy theorem is
0। ठीक है, ये पूरे का पूरा टॉपिक एग्जाम में आता है। प्रूफ करने को आता है किसी चार्ज पार्टिकल को वर्क डन जो है बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है एग्जाम में पूरे का पूरा। जैसे 11th क्लास में आपकी वर्क एंड थ्योरम है, वो एग्जाम में पूरी की पूरी आती है एज इट इज, ऐसे ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा हो गया आपको लोग हो सकता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो ये हम बात किस बारे में कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं। अब जो है ना आपको थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि आप ये देख पाओगे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स में कैसे मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज कैसे बिहेव करेगा, चार्ज कैसे मूव करेगा। अब तो आपको कुछ नहीं पता कि देखो बहुत तरीके की शेप होती है। सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक मूव कर रहा है, हो सकता है एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाए, हो सकता है एक चार्ज पार्टिकल हेलिक्स, हो सकता है हेलिक्स पता क्या होगा, स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग टोर्नेडो जिसको आपने बोला था ऐसे घूमे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको अलग अलग केसेस और ये अच्छा टॉपिक है। देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो इसके डिपेंड करते हैं, देखो अब इसके डिपेंड करते हैं बहुत सारे केसेस हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। ठीक है, इसका मतलब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। ठीक है, तो पहला केस लिखो, व्हेन चार्ज पार्टिकल has initial velocity parallel to magnetic field, चलो अब एक यहाँ पे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी देखो क्या बोला, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अब एंगल कितना बनेगा, 0। इसका मतलब एफ क्या हो गया, बिकॉज साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक है, इस अब देखो इससे आप रिजल्ट क्या निकालते हो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो कैसे मूव करेगा, जैसे उसने स्टार्ट किया था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। तो लिख लो इसको, द कॉन्सिक्वेंस इज द चार्ज पार्टिकल will continue to move along the line of force, जैसे उसने स्टार्ट किया वैसे वो आगे मूव करता रहेगा। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना होने का क्या मतलब होता है, नहीं बट वर्क डन को आप कब बोलते हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज कब होती है, जब या तो देखो पार्टिकल का मास चेंज या फिर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज, बिकॉज हाफ एम स्क्वायर दो चीज़ पे डिपेंड करता है, मास पे और मास बहुत कम वेरी होता है बट वेलोसिटी वेरी होती है। हो सकता है या तो वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही या तो मास वेरी नहीं कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज ना होने की ज़्यादा चांसेस किसमें, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज मतलब क्या है कि जैसे उसने पार्टिकल स्टार्ट किया मूव करना, फोर्स नहीं लग रहा,
तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा और सेम मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगा। ये नहीं है कि पहले तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या होगा, वर्क डन होगा, इसका मतलब फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन भी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड केस। व्हेन initial velocity is perpendicular to magnetic field. ठीक है, आप सपोज करना ये एक प्लेन है। ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड है, मतलब प्लेन में जा रही है। ठीक है, अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये अंदर, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट। तो अभी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से कैसी है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, क्यू बी, बी। ठीक है, इसका मतलब क्या, क्यू बी एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि आपने अगर एक बार शुरू कर दिया कोई पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ सारे के सारे केसेस, तो बी सेम रहेगा। बात करें क्यू की, क्यू इज अ फिक्स क्वांटिटी, बिकॉज एक चार्ज पार्टिकल के पास नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ चार्ज से फिक्स ही रहेगा। बात करें अगर v चेंज होगा, v अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा उसको, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पे जो केस आने वाला है वो आने वाला है सर्कुलर मोशन। अगर आप याद हो आपको 11th क्लास का टॉपिक सर्कुलर मोशन, उसके अंदर एक बात होती है कि फोर्स हमेशा बराबर लगता है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। तो उसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पे बराबर लगता है, बट लगातार उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, जिससे आप बोलते हो कि एक्सेलरेशन आ रहा है इसके पास, इसलिए फोर्स लग रहा है। तो ये एक फिक्स क्वांटिटी है, और जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो चार्ज पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा, तो इसका मतलब इसके बाद वो कहाँ जाएगा, ऐसे वो यहाँ पे बात करूँ तो उसकी जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ, ठीक है। ओके, अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो बात पक्की है। और इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो बराबर होना चाहिए दिस फोर्स ड्यू, या इसको बोल सकते हो मैग्नेटिक फोर्स के होना चाहिए लॉजिकली। तब अगर एक बार बताओ, अगर फोर्स लगातार कांस्टेंट ना लगे तो वो सर्कल में मूव नहीं कर पाएगा, कई बार वो बाहर निकल जाए, कई बार वो अंदर चला जाएगा, अगर वो फोर्स कांस्टेंट ना हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पता नहीं, वेरी गुड। सपोज करो इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है r, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो रेडियस तो r ही होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, फॉर्मूला होता है mv² r, f सेंट्रीपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा,
जो एम वी स्क्वायर बाय आर है वो बराबर होना चाहिए क्यू वी बी के। एक देखो बी से बी कट रहा है, आपको पता करना है कि जो सेंट्रीपिटल मोशन होगा उसका रेडियस क्या है। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा यहाँ से, नोट करो इसको, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डेरिवेशन आती है इसकी। नहीं, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल के पास कितनी रेडियस होगी, जो जिस हिसाब से वो मूव करेगा सर्कल में, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो उस चार्ज पार्टिकल को आपने कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बाद एक चीज़ और होती है जिसका नाम है टाइम पीरियड, क्योंकि अगर वो एक पीरियोडिक मोशन है तो वो पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पे मूव करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। बात करें टाइम पीरियड की, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, 9th क्लास का फॉर्मूला। टाइम का हाँ, स्पीड अपॉन में टाइम करना है। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन मूव करती है उसका डिस्टेंस कितना होगा, फिर सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई बेसिस आर, और अपॉन में बी। आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू हमारी आती है mv बाय क्यूबी। इसका मतलब टी जो है टाइम पीरियड वो क्या हो गया, 2 पाई अपॉन बी इंटू mv बाय क्यूबी। mv बाय क्यूबी, तो टी की वैल्यू हो गई 2 पाई। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जितने निकलवाया आर का और ये टी का, ये इसी का आगे लिख दो, कुछ ऊपर इतना नहीं है। टाइम पीरियड। ये थर्ड पॉइंट है। ये सारा सेकंड पॉइंट पे चल रहा है सबसे। ठीक है, डन। चलो, अब आपको ये पता है कि देखो अगर टाइम पीरियड होगा तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी होगी, बिकॉज फिक्स टाइम पीरियड का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल लगातार ऐसे 1 सेकेंड में कितनी बार साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, इसको आप FC बोल दो, ये स्मॉल एफ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला 1/T होता है, T कितना आया, 2 पाई क्यूबी अपॉन 2 पाई, क्यूबी अपॉन में 2 पाई m। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। तो अब तक हम 2 केस देख चुके हैं। पहला, अगर इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। परपेंडिकुलर मूव करेगी तो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन करेगा, और अगर वेलोसिटी और वो सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, जैसी वो चल रही है वैसी वो चलता रहेगा। ठीक है, थर्ड केस लिखो। देखो आपने 90 डिग्री पे पढ़ लिया, आपने 0 डिग्री पे पढ़ लिया, आपको बीच में एंगल रह गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, इफ वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्ररी एंगल, वेलोसिटी मेक्स एनी arbitrary angle with ये इसका थर्ड केस। ठीक है, सपोज करो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, फिर गलत हो जाएगा, जल्द आपको समझा। चलो मान लेते हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बन रहा है, वेलोसिटी एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें एंगल बनाना, थीटा इज द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्योंकि आप 0 और 90 में पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर ये थीटा था, यहाँ पे देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा इधर की तरफ v cos थीटा और एक होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, v क्रॉस b, b पे हाथ रखो, v क्रॉस b करो, फोर्स की डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, नीचे आउटवर्ड बाहर की तरफ, v क्रॉस, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए बनाया था, समझ थोड़ा कुछ ऐसे बनाना मेरी तरफ, ठीक है। तो ये हो गया, तो उसकी फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ओके। देखो ये हो गया, सपोज करो z एक्सिस, ठीक है, और सपोज करो ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। बता रहा हूँ, ये हो गया y एक्सिस। इसको थोड़ा सा और नीचे बना सकते हो तो सही रहेगा समझाने के लिए, कि आपको ना प्लेन दिखने चाहिए y एक्सिस, ठीक है। देखो ये ना ये v कौन से प्लेन पे, पहले मेरे को ये बताओ, v जो है ये कौन से प्लेन पे, x तो ये है ना, z y x, क्यों आएगा z के बराबर। देखो ये आपका सपोज करो b है, ठीक है, ये आपका y है, ठीक है, दिस इज b, दिस इज y, ये कुछ ऐसे है, इधर z आपका इधर है ऐसे, ये कौन से प्लेन पे हो गया, दिस और दिस प्लेन के ऊपर, नहीं मैं बोल रहा हूँ ये कौन से प्लेन पे लाई करता है, जैसे आपको बोला जाता है ये x और ये y, इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी x y प्लेन पे है। तो सेम तरीके से देखो, जैसे ये आपका b है, ये आपका y है, और एक एंगल बना रहा है ये b से कितने डिग्री पे, थीटा पे, तो और ये आपका z है, सॉरी ये आपका फोर्स है x। तो अब देखो ये कौन से प्लेन पे आ रहा है, ये अब आपको वेलोसिटी कौन से प्लेन पे देखी, जैसे यहाँ देखा वेलोसिटी कौन से प्लेन पे थी, yx, अच्छा तो ये कौन से प्लेन पे, z फोर्स और y प्लेन पे, अच्छा हाँ ये बाहर की तरफ है। ठीक है। तो क्या हुआ है, मैंने इसको दो कंपोनेंट तोड़े इस तरीके से, ये ऐसे था, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा b के ऊपर और एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ओके। सो ठीक है, प्लेन को समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, बी के ऊपर, और तो इन शॉर्ट ये कौन से एक्सिस पे है, ये कौन से प्लेन पे है, ठीक है। आप देखो आपके पास दो कंपोनेंट है, एक है बी पैरेलल, जिसको आप बोलते हो बी, क्योंकि वो बी के साथ पैरेलल है। यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट आएगा बी का, जो कि बी कॉस थीटा है, वो बी के साथ कैसा है, पैरेलल में, इसको बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर बोलते हैं, बी नोट करो इसको। ठीक है, अब आप एक बात देखो, लास्ट जो भी केस खड़ा उसके अंदर आपने आर निकाला है, आर कितना है, बट यहाँ पे जो बी है वो कौन सा बी लिया था आपने, परपेंडिकुलर वाला,
तो इसका मतलब क्या हो गया, एम वी साइन थीटा अपॉन में, ठीक है। बट इज द आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब एक बात याद रखना, टाइम पीरियड निकाल सकते हो 2 पाई आर अपॉन में, टाइम पीरियड तो निकाल लिया था हमने। बच्चे इस केस का है, इस केस का थर्ड केस का ठीक है 2 पाई अपॉन में v क्या हो जाएगा, 2 पाई मतलब 2 पाई r इज द एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यूबी। v साइन थीटा इंटू क्यू बी, बिकॉज v इज द v परपेंडिकुलर है ऑल्सो, ठीक तो v से v कट हो गया, क्या रह गया 2 पाई m बाय में क्यू बी। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता थीटा के ऊपर, बट r डिपेंड कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसके पास बेसिकली 2 मूवमेंट्स होंगी। पहला क्या, एक सेकंड हो गया, लिख लिया। लास्ट केस हम लोगों ने क्या देखा है कि जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें इस केस में क्या होगा, इस केस में वो ऐसे सर्कल मूव करेगा बट ऐसे मूव करेगा, स्प्रिंग की तरह। सर्कल ही है नीचे, चूड़ी के ऊपर चूड़ी 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 चूड़ी, सेम रेडियस के, बट 2 मूवमेंट होंगे। एक तो वो सर्कल ही मूव करेगा, साथ में वो ऊपर भी जाएगा, इसको बोलते हैं हेलिक्स, इस शेप को बोलते हैं हेलिक्स। तो हम लोगों ने 3 सिनारियो देखो, 3 ही केस होते हैं इसके। पहला केस है अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड साथ में ट्रेवल करे, सेम डायरेक्शन ट्रेवल करे, तो जैसे वो चल रहा है वैसे चलता रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर देखो इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर सपोज करो वो 180 डिग्री पे हो तब भी क्या होगा, जीरो। स्ट्रेट लाइन में चलेगा। बात करेंगे दूसरे केस की, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर चले तो सर्कल मोशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। तीसरा केस है अगर वो किसी भी एंगल पे हो बिटवीन थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 180, ठीक है, 120, 45 और एनी एंगल 60, 30 एनी, तो उससे उस केस में क्या होगा, और वो हेलिक्स किस तरीके से काम करेगा, जितना बेसिकली वो थीटा पे डिपेंड करेगा कि उसका रेडियस क्या, बिकॉज आर के फॉर्मूले में थीटा आ रहा है, एम बी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केस निकालने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस बहुत है। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक कवर कर देंगे, ठीक है। चलो ये चैप्टर तो अभी तो बहुत है। थोड़ा सा लगेगा, चैप्टर 2 क्लास में फिर ये वाला चैप्टर का भी टेस्ट। हमको दोनों का। चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो वेलोसिटी सिलेक्ट करो। अभी पहले थ्योरी के टेस्ट ले लेना। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब साथ में चलेगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर की। देखो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, देखो सपोज करो आपका ना मन है ये करने का, सपोज करो आपका मोटिव क्या है ये देखो, मान लो मैंने चार्ज पार्टिकल यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे ना एक होल है, तो ये एक होल है और मेरा मन है कि ये चार्ज पार्टिकल में हाथ न लगाऊं लेकिन अपने आप घूम के इसी होल में गिरे। कैसे कर सकते हो आप, आपको क्या करना है? कि ये चार्ज पार्टिकल अपने आप आके इस होल में गिरे। बिना हाथ लगाए। मैग्नेटिक फील्ड है, अपने आप मूव करेगा, चार्ज का मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, पड़ चुके हो पीछे, तो बिना कुछ करे आपने क्या करना, आपका मन है कि ये क्या करें, होल में गिरे। यही प्रिंसिपल आगे के काम करेगा साइक्लोट्रॉन में। होता क्या, हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं इतना ज़्यादा कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके गिरता है और यहाँ से बीम निकलती है। लेजर देखिए, लेजर में चार्ज पार्टिकल से रोटेट कर रहे हो तो बार बार इतने तरीके से रोटेट करते हैं कि जितनी एनर्जी चाहिए वो उस पर्टिकुलर होल पे आके लगनी चाहिए। अगर उस होल पे लगेगा तो उस चार्ज पार्टिकल की उतनी एनर्जी होगी और वो उतनी एनर्जी का पार्टिकल बाहर निकाल देगा। तो सेम काम करना है। तो आपको क्या करना है, आपका जो चार्ज पार्टिकल वो कैसे मूव करता है, देखो अगर ये मान लो परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे क्लोज्ड है, यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो वो ऐसे रोटेट होगा, सर्कल मूव करेगा। तो हमको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आर की वैल्यू चाहिए, बिकॉज दैट विल बी एम बी बाय में, तो पर्टिकुलर वी चाहिए हमको ताकि वो 2 पाई आर के हिसाब से रेडियस उतना ही बनाए।
ताकि वो होल के अंदर आके गिरे। मान लो मैंने वेलोसिटी कम किया तो क्या होगा, वो छोटा आर बनाएगा, वो यहाँ गिर जाएगा, बड़ा बनाया तो वो यहाँ गिर जाएगा। एक पर्टिकुलर आर चाहिए ना हमको, तो साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल के लिए ऐसे तरीके से काम करना है। मतलब क्या है, हम लोग पर्टिकुलर वेलोसिटी बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, कुछ वैल्यूज चाहिए फिक्स, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर का काम ये होता है कि आपको ये बताता है कि आपको कोई अगर काम करना है तो उस काम के लिए पर्टिकुलर आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए, वो आपको उतनी वेलोसिटी ला के देगा, ठीक है। लिखो जरा इसकी डेफिनेशन। Such an arrangement that can be used to select the charged particles of particular velocity out of a beam in which particle is moving with different speeds These arrangements are called velocity selector और velocity filter। velocity filter ये सेम सिनेरियो यूज किया गया था बाय जे थॉमसन। फिल्टर बोलो, फिल्टर, ठीक है। ये सेम सिनेरियो यूज किया गया था बाय जे थॉमसन। याद है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या अभी आप आगे जाकर पढ़ोगे फिजिक्स में, जो उसने मास अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाला था, ये कहीं ना कहीं देखा होगा, ये तो निकाला था, याद होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो यही किया गया है ताकि ये निकाला जा सके, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, देखो हम लोग, हमारे पास एक रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से एक बीम आ रही है, मतलब एक लाइट बीम आएगी, देखो यहाँ से दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपके दो एंड्स लगे जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। सपोज करो यहाँ से यहाँ, रेड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ब्लू ब्लैक वन इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, आपने चार्ज पार्टिकल भेजे, ठीक है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पहुंचे, यहाँ तक तो कोई मूवमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से मूव करेंगे मूव, क्योंकि मोशन है, चार्ज पार्टिकल अलग अलग है, ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंटरनल है बच्चा, इनवर्ड है। और उसके अलावा इसका मतलब हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए। तो सेकंड केस क्या पढ़ा हम लोगों ने कि वो आपस में, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो देखो ये रिफ्लेक्ट होंगे और इस तरीके से होंगे। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो ई भी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बी भी है। बी का काम है कि वो इसको ऊपर की तरफ मोड़ रहा है और ई का काम है वो इसको यहाँ की तरफ मोड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम है, अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये बिना डिफ्लेक्टर सीधा निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से काम करो कि आपको क्या करना पड़े, डिफ्लेक्ट ना हो, ताकि जो आपने बीम भेजी है यहाँ से वो बीम डायरेक्टली आगे पास कर दे। तो उसके लिए क्या कंडीशन क्या है, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्यू इज साइन थीटा, साइन थीटा थीटा इज 90 डिग्री, साइन थीटा इज 1। तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू भी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और चार्ज पार्टिकल है क्यू, तो ई क्यू हो गया फोर्स। सो क्यू से आप क्यू काट दो, आपको बी पता लग गया, ई बाय जितनी वेलोसिटी का आपको चाहिए, हाँ, उस हिसाब से आप काम करो कि आपकी वेलोसिटी
तो आप ई उतना रखो, बी उतना रखो, ताकि आपकी जो डिजायरेबल वेलोसिटी है वो आपको मिल सके। तो ये आपका सिनेरियो यहाँ पे खत्म होता है। इसी चीज को आगे यूज करेंगे और द स्टडी ऑफ साइक्लोट्रॉनिक। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा साइक्लोट्रॉनिक। यहाँ पे आज की क्लास खत्म होती है।